सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें एक दूसरे से टकराने की कगार पर हैं। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, तो दूसरी तरफ है दुनिया की मास्टर वर्कशॉप। ये कहानी है इन दोनों के टकराव की, और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं। तो हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, चीन और जर्मनी। चीन, जिसे हम सब दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर हर तरह की टेक्नोलॉजी और मशीनें बन रही हैं। और दूसरी तरफ है जर्मनी, जिसे कहते हैं मास्टर वर्कशॉप, जो अपनी शानदार इंजीनियरिंग, बेहतरीन कारों और केमिकल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कई दशकों तक इन दोनों ने मिलकर काम किया, एक पार्टनरशिप की तरह। पर अब ये कहानी पूरी तरह से बदल रही है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए। 2025 तक चीन का जो ट्रेड सरप्लस होने का अनुमान है वो है $1.23 ट्रिलियन। सीधे शब्दों में कहें तो चीन दुनिया को जितना सामान बेच रहा है वो उसके खरीदने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि दुनिया की कई छोटी अर्थव्यवस्थाओं को मिला दें तो भी इससे कम होगा। और यही वो आंकड़ा है जो इस टकराव की असली वजह बन रहा है। तो सवाल ये उठता है कि चीन के सामान की ये बाढ़ अचानक से आई कैसे? इसका जवाब एक ऐसी घटना में छिपा है जिसने फैक्ट्री और वर्कशॉप के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ क्या? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, अमेरिका ने चीनी सामान पर 100% से भी ज्यादा के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। एक तरह से एक ट्रेड की दीवार खड़ी कर दी। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से चीनी मैन्युफैक्चरर्स को अपने सामान के लिए एक नया बाजार ढूंढना पड़ा। और तीसरा स्टेप, उन्होंने अपना सारा ध्यान यूरोप की तरफ मोड़ दिया। और यूरोप ही क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता था। यूरोपीय बाजार खुले हैं, वहां के लोगों की इनकम ज्यादा है और ज्यादातर चीनी प्रोडक्ट्स पर कोई खास टैक्स भी नहीं है। मतलब चीन के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन थे। और चीन के इस कदम का इस ट्रेड की बाढ़ का सबसे ज्यादा और सीधा असर पड़ा जर्मनी की इकोनॉमी पर। दुनिया की मास्टर वर्कशॉप अब बहुत भारी दबाव में है। ये जो नंबर्स हैं ना, ये कहानी को और साफ कर देते हैं। 2019 में चीन के साथ जर्मनी का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा 55 बिलियन यूरो था। अनुमान है कि 2025 तक ये बढ़कर 87 बिलियन यूरो हो जाएगा। मतलब जर्मनी चीन से खरीद तो बहुत रहा है, पर उसे बेच बहुत कम पा रहा है, खासकर उन चीजों में जो कभी जर्मनी की ताकत हुआ करती थीं, जैसे कारें और मशीन। पर बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जर्मन ऑटो इंडस्ट्री में हर महीने करीब 10,000 नौकरियां जारी हैं। ये इस आर्थिक मंदी की असली मानवीय कीमत है। और ये सब मिलकर पूरी इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। 2026 के लिए जर्मनी की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान 1% से भी कम है, जबकि बाकी यूरोप इससे बेहतर कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थम सी गई है। तो जर्मनी इतना वल्नरेबल क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। एक, जर्मनी की इकोनॉमी अपने एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। दूसरा, चीन अब उन्हीं हाईटेक चीजों में जर्मनी को सीधी टक्कर दे रहा है। तीसरा, डिमांड कम होने से जर्मन फैक्ट्रियां अपनी आधी कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। और आखिर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में चीन एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन चुका है। तो ये सिर्फ 2 देशों की कहानी नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स इकोनॉमिक ड्रामा है जिसके झटके पूरी दुनिया महसूस करने वाली है। तो अब सवाल ये है कि जर्मनी और पूरा यूरोप इस संकट से निपटने के लिए कर क्या रहे हैं? क्या वो भी ट्रेड की दीवारें खड़ी करेंगे या फिर कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे? बात कितनी सीरियस है इसका अंदाजा आप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, मौजूदा स्थिति लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल लेवल पर इसे लेकर कितनी बेचैनी है। जर्मनी का रिएक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ तो वो डी रिस्किंग कर रहे हैं, मतलब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं और चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर नए ईयू टैरिफ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके चीन के साथ बहुत गहरे आर्थिक रिश्ते हैं। जर्मनी कंपनियों ने चीन में $80 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियां वहां और भी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट। और देखिए इसका असर पूरी दुनिया में कैसे फैल रहा है। 2025 में अमेरिकी टैरिफ में ट्रेड का रास्ता बदला। 2026 की शुरुआत में ईयू ने चीनी ईवीज की जांच शुरू कर दी और आगे चलकर इसका फायदा भारत जैसे देशों को भी मिल सकता है, क्योंकि यूरोप अब टेक्सटाइल्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स में नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। तो क्या हम ग्लोबल ट्रेड के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं? चलिए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आगे क्या होगा ये समझने के लिए इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद।
ये वो पॉलिसी होती है जिसमें देश अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स लगा देते हैं। बिल्कुल एक व्यापारिक दीवार बनाने जैसा, ताकि बाहरी सामान महंगा हो जाए और देश की अपनी कंपनियों को फायदा मिले। तो इस बदलते माहौल में आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उस पर बात करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये पूरी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। देखिए, इस तरह की गहरी पड़ताल करने में बहुत मेहनत लगती है और ये सब आपके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए लौटते हैं हमारे सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या ये टकराव दुनिया को प्रोटेक्शनिज्म के एक नए दौर में धकेल देगा, या फिर जर्मनी की वर्कशॉप और चीन की फैक्ट्री साथ मिलकर कंपटीशन का कोई नया बैलेंस तरीका ढूंढ निकालेंगे? दुनिया की इकोनॉमी का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।